जय हिंद बच्चों, जीव विज्ञान 12वीं की कक्षा में आपका स्वागत है। इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। बच्चों, जब कभी आप कोई यात्रा करने जाते हो तो आपको कई स्थानों पर सड़कों पर अंधेरा दिखाई देता है। तब आपके मन में ये सवाल उठता है, काश यहाँ पर ऐसे पौधे लगे होते जो कि रात में चमकते। बच्चों, आपका ये सपना पूरा हो चुका है। अब ऐसे प्लांट बन चुके हैं जो रात में चमकते हैं और वह तकनीक जिसके द्वारा ऐसे पौधों को बनाया गया है, उस तकनीक का नाम है जैव तकनीक। आइए बच्चों, आज हम इसी तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो जैव तकनीक है, इसके द्वारा जो आपने देखा होगा कि जुगनू के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, फायर फ्लाई, ये रात में चमकती है। इसके चमकने वाले जीन को कट करके किसमें ट्रांसफर कर दिया, तंबाकू के पौधे में। तो ये तंबाकू का पौधा अब रात में भी चमकता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम ऐसे पौधों का निर्माण किया जा चुका है जो कि अब रात में भी चमकेंगे। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव शरीर से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए जब जीवों में किसका प्रयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो एक नई शाखा का जन्म हुआ और जिसे हमने नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की है, इसमें दो शाखाएं हैं। एक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरी है रासायनिक अभियांत्रिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत डीएनए या आरएनए में परिवर्तन करके हम जीवों का आकार परिवर्तन कर देते हैं, बाहरी संरचना परिवर्तन कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में, अर्थात प्रयोगशाला में जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी हम क्या करते हैं, वृद्धि कराते हैं और वृद्धि कराने के पश्चात जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करते हैं। इस टेक्निक के द्वारा विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स, एंजाइम और टीकों का निर्माण किया जा चुका है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर है उनका नाम है वर्ग। वर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक। यही तकनीक है जिसके द्वारा हम बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, अर्थात डीएनए पुनर्योजन तकनीक ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा ही हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग जैसी महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है? यह एक इंजीनियरिंग है। इसके द्वारा हम जो किसी भी जीव से एक डिजायर्ड डीएनए खंड को ले लेते हैं और उस डिजायर्ड डीएनए खंड को, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर ही इन विट्रो अर्थात प्रयोगशाला में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और इस नए बने डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन डीएनए का तैयार हो जाता है। इस डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो महत्वपूर्ण टूल्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस टेक्निक के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है एंजाइम, वाहक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक और पीसीआर। यदि एंजाइम में देखें तो एंजाइम दो तरह के हैं, एक अपघटनी एंजाइम और दूसरा क्लीविंग एंजाइम। अपघटनी एंजाइम ये अपघटन का कार्य करते हैं, अर्थात ये सेल्यूलोज और काइटिनेज जैसे पदार्थों को उनके छोटे छोटे अवयवों में तोड़ देते हैं। और जो क्लीविंग एंजाइम है, यह काटने का काम करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस उसे कहते हैं जो कि डीएनए के किनारे से काटता, अर्थात यह या तो 3 प्राइम के किनारे से एक एक करके न्यूक्लियोटाइड निकालेगा या 5 प्राइम के किनारे से, ये बीच में कभी भी कार्य नहीं करता है। और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये हमेशा डीएनए के मध्य में कार्य करता है। ये किनारों पर 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड पर कभी भी कार्य नहीं करता है। तो इस तरह इन एंजाइमों के कार्य निश्चित हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, इसकी खोज हैमिल्टन स्मिथ ने इकोलाई जीवाणु में की थी। ये जो एंजाइम है, यह डीएनए को एक विशेष स्थान, डीएनए के विशेष स्थान को पहचान कर डीएनए को काटने का कार्य करता है। इसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये कैंची की तरह उपयोग में लाकर डीएनए को टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। ये जो एंजाइम है, ये किसी भी डीएनए के
4 से लेकर 6 न्यूक्लियोटाइड के बने विशेष क्रम को पहचानता है और उन्हीं क्रम पर जाकर यह उस डीएनए को काटने का कार्य करता है। इस विशेष स्थल को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। यदि हम बात करें इसकी कि यह एंजाइम किन स्थानों पर कार्य करता है, तो यह एंजाइम डीएनए के ऐसे क्षारकों के क्रम पर कार्य करता है जहां पर वो कैसे हो, पैलिंड्रोम हो। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वह होता है जहां पर दोनों तरफ से क्षार कैसे हो, जब हम दोनों तरफ से क्षार पड़े डीएनए पे तो कैसे हो, समान हो। जैसे कि मैडम, MADAM, आप दाएं से पढ़ोगे तो भी एक सा रहेगा और बाएं से पढ़ोगे तो एक सा रहेगा। इसी तरह जितने भी क्षारों का क्रम है इसमें कैसा होना चाहिए, दोनों तरफ से समान होना चाहिए। यदि हम डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ें तो भी वो सेम पढ़ने में एक सा होना चाहिए, और यदि 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़े तो भी वही क्रम रहना चाहिए। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम ऐसा क्षारों का क्रम होता है जो डीएनए पर 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ने पर और 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ने पर उनका जो क्षारों का क्रम रहता है वह समान रहता है। इस एंजाइम को प्रतिबंधित एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एंजाइम जब बैक्टीरिया के अंदर कोई बाहरी डीएनए प्रवेश करता है तो बैक्टीरिया के अंदर यह एंजाइम उत्पन्न हो जाता है और यह बाहरी डीएनए को उसके रिकॉग्निशन साइट पर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अर्थात इस बाहरी डीएनए की जो क्रिया होती है उसको क्या कर देता है, रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है। इस कारण इस एंजाइम को हम कहते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डीएनए के एंड पर कार्य नहीं करता, हमेशा डीएनए के मध्य पर कार्य करता है। तो इस तरह बच्चों इसका नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पड़ा। यदि हम विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण देखें तो इनका नाम करने का एक विशेष विधि होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है EcoR1। EcoR1 में जो E है वो क्या है, जीनस है। किसकी जीनस है? एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु की। को क्या है, स्पीसीज है अर्थात कोलाई, और जो R है वो क्या है, स्ट्रेन है इसका। और जो EcoR1 का मतलब यह है कि इसको आइडेंटिफाई करने का क्रम है। तो इस तरह हम किसी भी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस का हम नामांकन करते हैं। तो प्रतिबंधित एंजाइम की यदि हम कार्य विधि देखें तो प्रतिबंधित एंजाइम जो डीएनए को काटता है वो दो तरह से काटता है। एक होती है ब्लंट कटिंग और दूसरी होती है स्टिकी कटिंग। ब्लंट कटिंग में जब ये काटता है तो जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि EcoR1 जब कार्य कर रहा है तो यहाँ पर जो बन रहे हैं डीएनए के 2 खंड उसमें कैसे बन रहे हैं, अनपेयर्ड क्षार हैं। जबकि यहाँ पर जब सेम बन काम कर रहा है तो यहाँ पर ब्लंट कटिंग हो रही है तो इसमें अनपेयर्ड क्षार नहीं बचे। अर्थात बच्चों जब एंजाइम कार्य करे और डीएनए के ऐसे खंड बने जिनमें कि कोई अनपेयर्ड क्षार ना हो तो ऐसी कटिंग को हम बोलते हैं ब्लंट कटिंग। अर्थात इसमें जो इसके किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, कुंद होते हैं। और स्टिकी में क्या होता है, जब एंजाइम कार्य करता है तो जो डीएनए के खंड बनते हैं उनमें अनपेयर्ड क्षार रहते हैं। जैसे कि EcoR1 कार्य कर रहा है तो अनपेयर्ड क्षार बच रहे हैं, जबकि SMA कर रहा है तो वहां पर अनपेयर्ड नहीं बच रहे हैं। तो इस तरह के जो डीएनए के खंड बनते हैं उन्हें हम कहेंगे ब्लंट, और जो स्टिकी कटिंग में बनते हैं उनको कहते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी से मतलब ये है कि स्टिकी जो डीएनए बनेंगे उनके किनारे कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, और ब्लंट में अनपेयर्ड नहीं रहते। तो इस तरह से एंजाइम काम करता है ब्लंट कटिंग का, स्टिकी कटिंग का। यदि हम बात करें ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस किस से प्राप्त होते हैं तो आपको सारणी में दिखाई दे रहा है विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है जो कि इनके सोर्स भी अलग अलग हैं। जैसे EcoR1 किससे प्राप्त हुआ, EcoR1 13 से, और इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है, GAATC, और इसके जो एंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्टिकी बनते हैं। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है इनके सोर्स, इनके रिकॉग्निशन साइट और इनके एंड कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं इनकी कटिंग के आधार पर। डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। जिस तरह से कि बच्चों जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमें एक डीएनए को दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कराने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीन टैक्सी। यह वेक्टर डीएनए जो हमारा मनमांछित या हमारा फॉरेन डीएनए है उस डीएनए को
होस्ट कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? जीन टैक्सी। बच्चों, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमें बाहरी डीएनए को किसी दूसरे जीव में प्रवेश कराने के लिए जिस अणु की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर या संवाहक कहते हैं। इसे हम जीन टैक्सी भी कहते हैं, क्योंकि यह बाहरी डीएनए को अपने में जोड़कर दूसरे पोषक में ले जाने का कार्य करता है। इस कारण इसे हम कहते हैं वाहक या वेक्टर। इसे हम जीन टैक्सी भी कहते हैं। अब यदि हम वेक्टर में क्लोनिंग हेतु कौन कौन से गुण होना चाहिए इस पर चर्चा करें तो सबसे पहला गुण होना चाहिए उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हर वेक्टर में एक ओरी रीजन होना चाहिए। यदि किसी वेक्टर में ओरी रीजन नहीं होगा तो वह वेक्टर रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। ओरी से तात्पर्य क्या है? ओरी वह जीन है जहां पर की डीएनए का रेप्लिकेशन आरंभ होता है। तो हर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमेशा एक ओरिजिन होना चाहिए। यदि किसी वेक्टर के अंदर ओरिजिन नहीं होगा तो वह डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात आती है सिलेक्टेबल मार्कर की। यदि किसी वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होगा तो हम रूपांतरित और अरूपांतरित कोशिका को पहचान नहीं सकेंगे। ये कैसे कार्य करता है इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक वेक्टर उपयोग किया, उसमें क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए जीन है। उसमें किसके प्रति रेजिस्टेंस है? टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो जब हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस वेक्टर में इंसर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? उस टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को हटाकर उसके स्थान पर क्या इंसर्ट कर देंगे? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जब हम इस बैक्टीरिया को कैसे कल्चर माध्यम में ग्रो करवाएंगे? ऐसे कल्चर माध्यम में ग्रो करवाएंगे जहां पर क्या हो? टेट्रासाइक्लिन हो। तो ये हमारा जो जीव होगा, जीवाणु होगा, वह उसमें वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो रेजिस्टेंस थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कोशिका वो क्या हो गई? रूपांतरित हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। इस तरह से उपयोग होता है सिलेक्टेबल मार्कर का। ये है एक सामान्य वेक्टर। हर वेक्टर में एक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए, एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? ओरिजिन। इस तरह एक वेक्टर में ये तीन गुण होना आवश्यक है। क्लोनिंग स्तर, हर वेक्टर में क्या होना? प्रत्येक वेक्टर में एक क्लोनिंग स्थल, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? रिकॉग्निशन साइट। ये होना भी आवश्यक है। यदि किसी वेक्टर में रिकॉग्निशन साइट नहीं होगा तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको कट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात, विशेष बात याद रखने योग्य यह है कि हर वेक्टर में एक एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा होगी तो वह वेक्टर बहुत जगह से कट जाएगा और उसके छोटे छोटे से खंड हो जाएंगे। लेकिन प्रत्येक वेक्टर में एक ही एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए। एक वेक्टर में एक से ज्यादा एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। अब देखिए यदि वेक्टर की साइज, तो वेक्टर की साइज कैसी होना चाहिए? छोटी होना चाहिए। वेक्टर चार प्रकार के होते हैं: प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेज्मिड, विषाणु एवं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब हम चर्चा करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भाग हैं। अर्थात यह जीवाणु में उनके जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ हैं उसके अलावा पाए जाते हैं और ये नॉन एसेंशियल होते हैं। अर्थात यदि इन्हें कोशिका से बाहर निकाल दिया जाए तो कोशिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका जीवित रहेगी। और हमेशा जो प्लाज्मिड है वो कैसा होना चाहिए? डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए और सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होना चाहिए। इसके अंदर ओरिजिन होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कृत्रिम प्लाज्मिड। वैज्ञानिकों ने एस्चेरिचिया कोलाई से कुछ प्लाज्मिड प्राप्त करके उनका इन विट्रो अर्थात प्रयोगशाला में उनमें कुछ चेंजेस करके एक अपनी डिजायर्ड प्लाज्मिड का निर्माण किया है। इनमें से एक है PBR 322, PBR 322 वेक्टर और दूसरा है PUC 8 वेक्टर। ये एस्चेरिचिया कोलाई से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन्हें प्रयोगशाला में मॉडिफाई किया गया है। यदि हम PBR 322 वेक्टर की बात करें तो इसका जो नामांकन किया गया है, नामकरण किया गया है, वह इस प्रकार से किया गया है। P जो डिनोट कर रहा है प्लाज्मिड को, B डिनोट कर रहा है साइंटिस्ट को। इसकी खोज बॉलीवर नामक वैज्ञानिक ने की और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है रीडी ग्रीव्स। और जो 322 है यह क्रम है कि हमने इस
कोशिका से इस प्लाज्मिड को तैयार किया है, उसका क्रम है 322वां वेक्टर। तो इस तरह से हम वेक्टर का नामकरण करते हैं। ये है इकोलाई वेक्टर PBR 322। यदि इस प्लाज्मिड को देखें, इस प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट दिखाई दे रही हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा इसमें ओरी रीजन है और दूसरा है ROP। और इको R1 के लिए और साल1 के लिए इसमें क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। जो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन किसके लिए है, एंटीबायोटिक के लिए, इसमें क्या रेजिस्टेंस है। इस एंजाइम में ओरिजीन और ROP का होना बहुत आवश्यक है। कभी भी हम जब इसको कट करते हैं तो ये वाला पोर्शन कभी नहीं कट करते हैं, क्योंकि हर वेक्टर में ओरिजीन होना आवश्यक है। यदि ये नहीं होगा तो इसमें रेप्लिकेशन नहीं होगा। और ROP का काम क्या है, ROP वह स्थान जीन है जो कि DNA के रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। यदि ओरी है तो ROP का होना बहुत आवश्यक है, बिना ROP के ओरी का कार्य नहीं हो पाएगा। यदि हम दूसरे वेक्टर की बात करें, PUC8 वेक्टर, तो इस वेक्टर का नामकरण भी इसी तरह किया गया है। P डिनोट करता है प्लाज्मिड को, U यूनिवर्सिटी और C मतलब कैलिफोर्निया और 8 है क्रम, मतलब इसको पृथक करने का क्रम है, आइडेंटिफाई करने का क्रम है, वो कौन सा है, 8 है। यदि हम PUC8 वेक्टर की संरचना देखें तो इसमें 2700 बेस पेयर पाए जाते हैं DNA के, और इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है और एक इसमें LAC-Z जीन पाया जाता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। बच्चों आप इससे परिचित होंगे, आपने ऑपरेंट मॉडल में LAC-Z जीन पढ़ा था। यह LAC-Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम एक्स गाल सबस्ट्रेट पर जब कार्य करता है तो कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है। अब इसका यहाँ पर क्या कार्य है, जब हम इस प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह उपयोग करते हैं तो लैक जीन वाले भाग को कट करके उसके स्थान पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी कोशिका ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, हमारी कोशिका रूपांतरित हुई या नहीं हुई। तो हम इस जो वेक्टर है या ये कोशिका है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे कल्चर माध्यम में ग्रो कराते हैं जहां पर क्या है, एक्स गाल सबस्ट्रेट रहता है। यदि यह कोशिका उस कल्चर माध्यम में नीला रंग देती है तो इसका मतलब है कि कोशिका रूपांतरित नहीं हुई है, और यदि कोशिका नीला रंग नहीं देती है तो इसका मतलब है कोशिका रूपांतरित हो गई है, उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है। कॉस्मिड छोटे आकार के होते हैं और इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटे जाने पर कोहेसिव एंड प्राप्त होते हैं। जो फेजमेट होते हैं ये बैक्टीरिया प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज DNA से मिलकर बने होते हैं। तो ये है PUC8 का डायग्राम। PUC8 में अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एम्फिसिलिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंस साइट्स है। अब हम चर्चा करते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। जब हमने अपने DNA को जीन ऑफ इंटरेस्ट को किससे कट कर लिया, प्रतिबंधित एंजाइम से कट कर लिया। अब हमें इसको उसके खंडों के आधार पर क्या करना है, पृथक करना है। तो DNA के खंडों को DNA की साइज के आधार पर एक विशेष तकनीक के द्वारा हम पृथक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बच्चों जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जेल का उपयोग किया जाता है और विद्युत का। तो इसमें जो जेल उपयोग किया जाता है उसका नाम है एग्रोजेल। यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जो कि समुद्र में एक बीड्स है उससे प्राप्त होता है, और इसमें विद्युत प्रवाह के द्वारा DNA का क्या होता है, गति होती है, उसके आधार पर हम DNA को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। अब यदि हम इस चित्र को देखें तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बेल दिखाई दे रहे हैं। इन बेल में हम क्या करेंगे, एग्रोजेल को भर देते हैं और फिर उसमें क्या डाल देते हैं, DNA के टुकड़े। और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर क्या लगा के रखा हुआ है, एक एनोड लगा के रखा है। आपको पता है कि DNA कैसे रहते हैं, ऋणात्मक, क्योंकि उसमें कौन सा समूह रहता है, फास्फेट समूह। फास्फेट समूह रहने के कारण DNA कैसे ऋणात्मक है, और हमने नीचे की तरफ क्या लगा दिया है, एनोड इलेक्ट्रोड लगा दिया है। अब जब हम इसमें विद्युत प्रभावित करते हैं तो जो DNA है वो DNA में
डीएनए में कौन सा चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, तो वह धनात्मक की तरफ गति करेगा। और वो किस में से निकलेंगे, जेल में से निकलेंगे। जेल में क्या है, छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छेद में से होकर डीएनए बाहर निकलते हैं। तो जो डीएनए के छोटे टुकड़े होंगे, सबसे छोटे साइज होंगे, वो तीव्र गति करेंगे और आगे पहुंच जाएंगे, और जो बड़े डीएनए के टुकड़े रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे। इस तरह से हम डीएनए का पृथक्करण करते हैं। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर परावैंगनी किरणें डालते हैं। तो परावैंगनी किरणें डालने से इसमें हमें नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। नारंगी रंग की पट्टियां जब दिखाई देती हैं डीएनए की, तो हम इस जेल में से डीएनए को क्या कर लेते हैं, पृथक करते हैं। जेल में से डीएनए पृथक करने की क्रिया को कहते हैं इल्यूजन। तो इस तरह से ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया होती है, अर्थात हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लिया है, पृथक कर लिया है। अब इसके पश्चात हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, अब हमें उसके क्या करना है, बहुत सारी कॉपीज। जिस तरह से कि आपने बच्चों देखा कि हमारे पास जो मार्कशीट रहती है हमारे एग्जाम की, एक मुख्य प्रति हम अपने पास रखे रहते हैं और उसकी बहुत सारे क्या करवा लेते हैं, फोटोकॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कैसी है, हमारी जो अंक सूची हमारे लिए कैसी है, मूल्यवान है। इसी तरह से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी इसी तरह से कार्य करती है। जब हमें डीएनए का कोई छोटा सा सैंपल मिल जाता है, तो हम उसकी जो मुख्य वो रहती है, मुख्य डीएनए रहता है उसको तो हम उसको रख लेते हैं संग्रहित करके, और उसकी ढेर सारी क्या बना लेते हैं, कॉपियां बना लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मिलियन ऑफ कॉपीज बना लेते हैं हम डीएनए की। इस कारण इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रयोगशाला के द्वारा हम कम समय में वांछित डीएनए की अरबों कॉपियां बना लेते हैं। इसे हम पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। पीसीआर के यदि आवश्यक घटक देखें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए जो आवश्यक घटक हैं वह है हमारा डिजायर्ड डीएनए, जो 10 से 35 किलो बेस पेयर का होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि हमें कौन कौन से लगेंगे, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये हमें न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के लगेंगे। और यहाँ पर जो हमें विशेष प्रकार का एंजाइम लगेगा वो है टैग पॉलीमरेज। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम कहाँ करवा रहे हैं, प्रयोगशाला में करवा रहे हैं, इन विट्रो कंडीशन में करवा रहे हैं। तो इन विट्रो कंडीशन में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तापमान ज्यादा रखेंगे, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इस कारण हमने यहाँ पर एक विशेष प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज। और यह कैसा रहता है, थर्मोस्टेबल। इसे थर्मस इक्विटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो जो पीसीआर प्रोसीजर होती है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे जो हमारे घटक हैं उनको हम पीसीआर मशीन में डाल देते हैं। उसके पश्चात फिर हम सारी प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि पीसीआर के कंपोनेंट क्या है, डीएनए सैंपल, प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला अर्थात इन विट्रो में। तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, फर्स्ट जो इसका चरण है वो ये है कि सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन अर्थात विकृतीकरण। हम इस पहले चरण में जो तापमान रखते हैं वो कितना रखते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इतने तापमान पर जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं उनके बीच में कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो टूट जाएंगे और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। जैसे ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पृथक हो गए, कैसे पृथक हुए, दोनों के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो उच्च ताप पर ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अब दूसरे चरण क्या है, एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। अब कम क्यों कर दिया, कम इसलिए कर दिया क्योंकि अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, पृथक हो गए। और आपको बच्चों पता ही है कि रेप्लिकेशन की जब क्रिया होती है तो जो एंजाइम है पॉलीमरेज वो अपने स्वतः डीएनए का निर्माण नहीं कर पाता, उसके लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। तो एनीलिंग प्रोसेस में प्राइमर हमेशा 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कार्य करता है। एनीलिंग से तात्पर्य यह है कि जो डीएनए के 3 प्राइम एंड हैं दोनों तरफ, उस 3 प्राइम एंड पर प्राइमर को जुड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग। प्राइमर का 3 प्राइम एंड पर जुड़ना ही एनीलिंग कहलाता है। जैसे ही प्राइमर 3 प्राइम एंड पर जुड़ गया तो अब
तीसरा चरण आएगा वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए हमें कौन सा एंजाइम लगेगा? टैग पॉलीमरेज। बच्चों आपको पता है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि टैग पॉलीमरेज अधिक तापमान पर कार्य करता है, तो हमें पुनः तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और इस समय तापमान कितना हो जाएगा? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने तापमान पर टैग पॉलीमरेज कार्य करेगा। तो जो दोनों प्राइमर जुड़ चुके हैं 3 प्राइम एंड पर, वहां पर टैग पॉलीमरेज जुड़कर और न्यूक्लियोटाइड लेकर आएगा और यहाँ पर डीएनए का हो जाएगा एक्सटेंशन। इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए के डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो ये है हुआ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का 1 साइकिल। तो पीसीआर जो क्रिया होती है उसके 1 साइकिल में 3 चरण है। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। अब बात करते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरण। पुनर्योजन डीएनए तकनीक की यदि हम चर्चा करें, अभी हमने बच्चों पूरा क्या पढ़े हैं? डीएनए के टूल्स, अर्थात इस टेक्निक में हमें कौन कौन से टूल्स उपकरण की आवश्यकता पड़ी। अब हम ये देखते हैं कि इस टेक्निक में हमें किस किस चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो यदि हम कोशिका में देखें, यदि पादप कोशिका है तो उसमें क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। यदि बैक्टीरिया सेल है तो उसमें भी कोशिका भित्ति रहती है। पादप कोशिका है तो उसमें भी कोशिका भित्ति रहती है। तो बैक्टीरिया कोशिका में उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है, तो वहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? सेल्यूलेज। और कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की, तो वहां पर कौन सा एंजाइम करेगा? काइटिनेज। अब क्या बचा है सेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो लिपिड को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइपेज। अब पूरी तरह से केंद्रक के अंदर जो कोशिका द्रव में क्या बचा और केंद्रक में क्या बचा? प्रोटीएज और आरएनए। तो आरएनए को नष्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम काम करेगा और प्रोटीन को नष्ट करने के लिए प्रोटीएज। इस तरह से कोशिका के अंदर के सारे जो कंटेंट थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इस कोशिका को चिल्ड अल्कोहल में डाल देंगे। जैसे ही चिल्ड अल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा? जो डीएनए है वो धागों के रूप में पृथक हो जाएगा। डीएनए क्या होगा? ऊपर की तरफ, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ डीएनए एकत्रित हो जाता और पूरे का पूरा प्रेसिपिटेशन इसमें हो जाता और डीएनए ऊपर की तरफ सफेद रुई के समान दिखाई देता है। डीएनए के धागों को पृथक करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि डीएनए के धागों को हम क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। तो चिल्ड एथेनॉल में डालने से जो डीएनए वो कहाँ आ जाता है? ऊपर की तरफ प्रेसिपिटेट होकर आ जाता है। उसको हम क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। और इस डीएनए को पृथक करने की क्रिया को हम बोलते हैं स्पूलिंग। अब डीएनए हमारा पृथक हो गया। अब हम डीएनए को क्या करेंगे? एक प्रतिबंधित एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। अब कट होने के बाद हम अपने जो छोटे छोटे टुकड़े होगा डीएनए को, उसको हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो सबसे छोटा हमारा डीएनए का खंड है उसको हम क्या करते हैं? पृथक करते हैं। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें बहुत सारी कॉपियां बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे? पीसीआर मेथड का उपयोग करेंगे, जिससे कि डीएनए की कई कॉपियां प्रयोगशाला में संश्लेषित हो जाती हैं। इसके बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं, तो अब हम क्या करेंगे? इसका वेक्टर में किसी वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे, जैसा कि हमने पढ़े हैं अभी आर्टिफिशियल वेक्टर PUC8 में PVR 322, इनका चयन करके हम हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम इसको जो हमारी पोषक कोशिका होती है उसमें स्थानांतरित करते हैं। अब पुनः जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम पोषक कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसको स्थानांतरित करने की 3 विधियां हैं: रूपांतरण, जीन बहन और वाहक रहित डीएनए स्थानांतरण। रूपांतरण, जीन बहन और वाहक रहित डीएनए, अर्थात इसमें वाहक रहित डीएनए में किसी प्रकार के वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके पश्चात अब जो रूपांतरित पोषक कोशिका होती है उसको हम पहचानते हैं। जिस कोशिका में हमने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचाया है उसमें वह पहुंचा है कि नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए हम
क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं और पता कर लेते हैं कि हमारी कोशिका रूपांतरित हुई या नहीं हुई। अब इसके पश्चात आता है बाहरी जीन उत्पाद का प्राप्त करना। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न होता है, उस प्रोटीन को प्राप्त करना हमारा इस तकनीक का अंतिम उद्देश्य होता है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बायो रिएक्टर होता है, उसके अंदर हम इस कोशिका को प्रवेश करा देते हैं और हमारा जो जीन है और उस जीन से जो प्राप्त होने वाले प्रोटीन है उसको बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न कर लेते हैं। क्योंकि हमें औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण करना होता है, इसलिए हम यह कार्य करते हैं। तो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, बायो रिएक्टर या फर्मेंटर का उपयोग करना पड़ता है। तो इस तरह बच्चों यदि आप चाहें तो एक एक्टिविटी के द्वारा भी ये समझ सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जेल की जो क्ले होता है उसके द्वारा भी आप इसको समझ सकते हो कि किस तरह से स्टिकी और ब्लंट एंड बनते हैं, किस तरह से पीसीआर क्रिया होती है। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, किसके द्वारा, क्ले के द्वारा ये एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसमें दिखाया डीनेचुरेशन, एनीलिंग। आप भी इस प्रोसेस को करके इस पीसीआर क्रिया को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझ सकते हैं। इस कोरोना काल में भी आपने बहुत सुना होगा आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। अब आरएनए से तो प्रोटीन का निर्माण होता नहीं है, तो हम पहले आरएनए को किस में बदलते हैं, डीएनए में। तो आरएनए से डीएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो पहले हमने आरएनए से क्या बनाया, डीएनए बनाया, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, आरटी। और पीसीआर क्या हुआ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो हमारा डीएनए प्राप्त हो गया उसको हम पीसीआर द्वारा उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, फिर इसका टेस्ट लगाते हैं। तो ये आरटीपीसीआर से आप इस समय चिरपरिचित होगी। बच्चों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। पीवीआर 322 प्लाज्मिड को समझाइए, पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पीसीआर के विभिन्न चरणों को समझाइए। क्या यूकेरियोट कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, सिद्ध कीजिए। एक्सोन्यूक्लियस एवं एंडोन्यूक्लियस में अंतर लिखिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। मुझे आशा है कि बच्चों आपको आज का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।